नमस्ते। स्वागत है आपका केवीएस डेमो टीचिंग के कक्षा में। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि और उसमें भी अनुस्वार संधि के बारे में कि अनुस्वार संधि को आप किस प्रकार से डेमो टीचिंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो इसका 10 से 15 मिनट जो अवधि है, ये सारी चीजें भी लिखनी होती है हमें जब एक पाठ योजना बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से मैंने बनाया है। आगे हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। सामान्य विवरण जो है, सामान्य विवरण आप देख ही सकते हैं कि जो टीएलएम होता है, साथ में हम अभी तो पीपीटी के माध्यम से कर रहे हैं। और आप विषय क्या है हमारा, तो संस्कृत व्याकरण है, शिक्षण प्रश्नोत्तरी विधि है, व्याख्यान विधि है और गति आधारित शिक्षण होगा। इससे होगा क्या, तो देखिए इससे होगा क्या क्या, तो पाठ के अंत में छात्र अनुस्वार संधि की अवधारणा एवं अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। पाणिनीय सूत्र जो मोनुस्वार है, इसका शुद्ध उच्चारण और प्रयोग कर पाएंगे। संस्कृत पदों में अनुस्वार संधि की सरलता से पहचान कर सकते हैं। नवीन शब्दों का संधि विच्छेद, शुद्ध और संधि विच्छेद के साथ में कार्य कर सकते हैं। ये सारे 4-5 जो चीजें होती हैं, ये छात्रों को कक्षा के अंत में समझ में आ जाएगा। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 पॉइंट पे आपका पूरा कक्षा जो है ये भी आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं, ये बात भी हमें मायने रखता है। इसलिए हम पहले ही, मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम पहले ही बताते हैं। आइए हम जानते हैं कि पूर्व ज्ञान परीक्षण एवं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके 3 प्रकार हो, 3 प्रश्न, सरल प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो जब बच्चों को आपने स्वर संधि पढ़ा दिया है, तो बच्चों को ये प्रश्न अवश्य आएगा और कहीं ना कहीं आपको यह आंसर मिलेगा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, व्यंजन वर्ण के साथ में, ठीक है बच्चों, तो बताओ व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं। तो वहां पर भी बच्चे कहेंगे कि उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अच्छा, आपने कभी कभी देखा है कि अनुस्वार का चिन्ह होता है, यह कब और कहां पे किया जाता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इस बारे में नहीं बता पाएंगे, शांत हो जाएंगे, चुप रहेंगे। तो देखिए उसमें क्या होगा, आप चलिए हम कुछ चीजें देखते हैं। यहां पर आप आगमन विधि के माध्यम से पहले बताइए कि जैसे हमने बच्चों देखो, हमने लिखा सम प्लस कार, क्या हो गया, संकार। शम प्लस तोष, क्या हो गया बच्चों, समतोष। तो ध्यान से देखिए, संधि होने पर ये जो मकार था, ये मकार क्या हो गया, अनुस्वार में बन गया। सम, यहां पर मकार जो है ये अनुस्वार में बदल गया। तो ये क्यों हुआ, ये मकार अनुस्वार में क्यों बदल गया। आइए हम आज पढ़ेंगे अनुस्वार संधि के बारे में। कौन सा संधि के बारे में बच्चों, अनुस्वार संधि। और इतना बोलते हुए आपको बोर्ड पे लिखना है। देखिए सबसे पहले विषय के प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। तो विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे, तो उसकी हम परिभाषा बताते हैं। देखिए सूत्र है बच्चों, रूल्स जो पाणिनि जी के द्वारा बनाया गया है, उसको हम कहते हैं मोनुस्वार। कौन सा सूत्र है, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार। क्या सूत्र है बच्चों, मो अनुस्वार। बहुत सुंदर। इसका अर्थ यह होता है कि जब किसी संस्कृत पद के अंत में मकार के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए, तो मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार संधि। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार संधि। अर्थात पूर्व वर्ण पदांत में मकार आए, पर वर्ण में कोई व्यंजन वर्ण हो, तो ये जो मकार है ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएंगे। इतना समझ में आया। सभी बच्चे कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। व्यंजन सभी बच्चों को पता है और म पता है, तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाएगा। आगे देखिए सूत्र वही है। सूत्र क्या है बच्चों, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार। इसका सरल व्याख्या है कि जब कोई स्वर आए, यदि देखिए मकारस्य अनुस्वारः भवति हलि परे। हल मतलब व्यंजन वर्ण के बाद में अगर है तो वो अनुस्वार हो जाएगा। मकार, पदांत में स्थित मकार का अनुस्वार हो जाता है जब हल
मतलब व्यंजन बाद में आए तो। यहां पर ध्यान देने वाली विशेष बात यह है, या आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, यदि बाद में कोई स्वर आए तो म वैसा ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता है, स्वर उससे मिल जाता है, संपूर्ण म ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? या फिर अकार है तो म हो जाएगा, इकार है तो मी हो जाएगा, उकार है तो मु हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। इतना आपको समझ में आया? तो मोनुस्वारा का अर्थ बच्चों क्या है? चलिए मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। मोनुस्वारा का मतलब है कि मकार के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है, मकार आधा है, मतलब केवल मकार ही है, और मकार के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है? मकार के बाद में यदि स्वर है तो स्वर मकार में ही मिल जाएगा, वहां पर व्यंजन, वहां पर अनुस्वार नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने दोबारा से एक बार बोलिए, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से आप बच्चों का और अच्छे से समझते हैं कि यदि जैसे संधि में आवश्यक होने, जैसे मान लीजिए शम, गृहम इत्यादि, और इसके बाद में यदि कोई उत्तर व्यंजन वर्ण है तो वहां, सॉरी, व्यंजन वर्ण है तो वहां पर क्या होगा? उसके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। आइए हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं बच्चों। तो आप लोग भी लिखिए, सम प्लस कारह, सम प्लस कारह। यहां पर मकार है, बिल्कुल है, वहां पर हलंत भी लगा हुआ है, हाँ, म में हलंत लगा है, मतलब मकार ही है, वहां पर स्वर नहीं है। तो और आगे क्या है? क है। क क्या है बच्चों? क व्यंजन है। अब व्यंजन होने के कारण से म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो इसीलिए संकारः, क्या हो जाएगा इसका मतलब? संकारः। सम प्लस तोषः, सम प्लस तोषः। क्या है बच्चों? सम प्लस तोषः। मकार है, मकार के बाद में क्या है? तकार है। क्या है? तकार। और तकार क्या है? तकार है व्यंजन। तकार क्या है? व्यंजन। तो मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो पूरा शब्द क्या बनेगा? संतोषः। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सम प्लस गच्छति, सम प्लस गच्छति। अब मकार भी है, आगे में गौ है। गौ क्या है बच्चों? हल है। हल मतलब व्यंजन। अब व्यंजन होने के कारण से मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो पूरा मिलके क्या बनेगा? संगच्छति, संगच्छति। आगे हम देखते हैं, सम प्लस चयः, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? संचयः। कैसे हुआ संचयः? तो स है, मकार है, बहुत सुंदर, मकार के बाद में क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन अगर है तो मकार का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा, संचयः। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप, और चलिए एक चीज और देखते हैं। तो जब आप डेमो टीचिंग करवा रहे होते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल आधा सोचिएगा, यहाँ तो आपके ऊपर में कुछ सारी चीजें रहेंगी जो भी नॉर्मली लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर नियम हो गया, उद्देश्य हो गया, ये सारी चीजें यहाँ लिखें, और उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण लिखने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूं, बताइए सम प्लस योग क्या होगा? हाँ बहुत सुंदर, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस दानम संदानम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से, और साथ में नीला कार्ड भी हो सकता है, और पीला कार्ड को भी लेकर के भी आप कार्ड के साथ में भी कर सकते हैं। ये भी आप रख सकते हैं अगर आप डेमो टीचिंग में बहुत अच्छा करना है। देखिए इसमें इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है, जैसे उच्चारण कौशल, तार्किक चिंतन, अनुभवजन्य ज्ञान, अधुमज्जन, अधिगम फ्लैश कार्ड के द्वारा रचने के बजाय वो बच्चे सीखने को ऊपर में विकसित होते हैं। और इससे क्या होता है? नियम आधारित, मतलब बच्चे मातृभाषा में भी और रुचिपूर्ण व्याकरण शिक्षण कर पाएंगे। ये आपके एनईपी 2020 का है। अब देखिए, चलिए हम आपसे मौखिक मूल्यांकन और कुछ प्रश्न पूछ लें। तो मौन स्वारा की परिभाषा आप अपने शब्दों में बताइए। तो कोई बच्चा बोलेगा कि यदि मकार है बाद में क है तो मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। बहुत सुंदर। मौन स्वारा किस प्राचीन व्याकरण ग्रंथ से लिया गया है?
तो पाणिनि जी के द्वारा कुछ लिखा, पाणिनि जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसके द्वारा लिया गया, ऐसा बच्चे बोल सकते हैं। नहीं तो कोई बच्चा अष्टाध्यायी बोलेगा, है ना। संगच्छति में कौन संधि विच्छेद करिए तो सम प्लस गच्छति, इस प्रकार से बच्चे कहेंगे। और इसके बाद में आप होमवर्क उन्हें दे दीजिए। होमवर्क देने के बाद में, होमवर्क जब बच्चों को मतलब कि लिखित अभ्यास होगा, और लिखित अभ्यास में ये आप संधि कार्य करेंगे, और बच्चों को फिर आप होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क में क्या, सम प्लस भावः। बच्चों इसे होमवर्क में लिखिए, सम प्लस भावः, सम प्लस पर्कः, सम प्लस रक्षणम, सम प्लस लेखनम। बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी सभी लोग अपने अपने पुस्तक में लिख लीजिए। और सभी बच्चों ने लिख लिया? चलिए बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः। थैंक यू।